नेक्स्ट टॉपिक एसी जनरेटर। ठीक है ना। हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसका लास्ट टॉपिक बोलो चाहे अल्टरनेटिंग का फर्स्ट टॉपिक बोलो तुम इसको। अब हमको पढ़ना है कि हम लोग अभी तक क्या करते थे, डीसी सोर्स लगाते थे बैटरी। तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती थी, उसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। ठीक है, जैसे पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर, और एक जगह से दूसरे जगह मैं लेकर के नहीं जा सकता। सही। और इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स उसको रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे घर में बैटरी अगर लगाई गई होगी इन्वर्टर की, तो हर 5-6 साल बाद, 3 साल बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रहा था हमारा। तो इसलिए हमने एक चीज़ सीखा था कि अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में या किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा करके मैं करंट प्रोड्यूस करा सकता हूँ। तो उसी प्रिंसिपल का काम लिया गया था ये एसी जनरेटर। नाम से पता चला है अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेगा ये। इसी को एक और नाम से जानते हैं, एसी डायनामो। अब इसमें होता क्या है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर क्या है, साउथ पोल है यहाँ पे। तो इमेजिन करेंगे इधर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जारी होंगी। और ये इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, जिसके ऊपर हम लोग कॉपर की क्या करते हैं, बाइंडिंग करके रखते हैं। और यहाँ से ये 2D का फिगर बनाया गया है, 3D में जो है इस तरीके से दिखाई देगा। और इस कॉइल को मैं रोटेट कराऊंगा। पहले इस तरीके से था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस करके जा रही होंगी, है ना, टच करते हुए जा रही हैं। इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं हो रहा होगा, क्रॉस नहीं कर रहा है। जैसे ही ये इसको रोटेट कराऊंगा, मैं ये रोटेट खुद करवाता हूँ, अपनी मर्जी से रोटेट कराया जाएगा। ये अपने आप रोटेट नहीं होता है। यहाँ जो ओमेगा दिया गया है एंगुलर वेलोसिटी, ये मैं कराता हूँ, मैकेनिकल वर्क करता हूँ मैं इसके ऊपर। मीन्स यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल वर्क को चेंज करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब तुम्हारा सवाल होगा सर कैसे रोटेट कराया जाएगा, अब बैठ के हैंडल तो मारेंगे नहीं वहाँ पे इसे इसे। तो हम लोग इसको वाटर से रोटेट कराते हैं, जो टरबाइन वगैरह लगाया गया होता है। ठीक है, स्वदेश मूवी अगर देखा हो, पहले भी बोला था, नहीं देखे हो लोग, फर्जी मूवी देखते हो खाली, बढ़िया ढंग का मूवी मत देखना लो। स्वदेश में क्या था, टरबाइन ब्लेड्स हम लगाते हैं। जो भी डैम वगैरह में होता है, डैम में देखो क्या होता है सिस्टम, कि हम लोग वाटर को स्टोर करके रखते हैं क्या, हायर पोटेंशियल एनर्जी पे। और यहाँ से वाटर को नीचे ले आता है पेनस्टोक से, पाइप होता है ये। और इसको ला करके हम लोग यहाँ पे टरबाइन ब्लेड्स लगाए होते हैं, ऐसे टरबाइन होता है। ठीक है, इस तरह ब्लेड होता है पंखे जैसा। और पानी आकर किसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, ठीक, यहाँ इसको बनाता हूँ, पानी आकर के इस ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा। और ये क्या करने वाला है, रोटेट करेगा। जैसे ही आगे जाएगा ये पीछे आएगा, इस पर ब्लेड पानी मारेगा, तो रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ब्लेड हमारा रोटेट करेगा और पानी को यहाँ पे हम लोग नोजल से देते हैं ताकि स्पीड ज़्यादा रहे। और वो पंखा क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। उसी के साफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस आर्मेचर कॉइल को ऐसे लगा देंगे। ठीक है, जब वो रोटेट कर रहा होगा तो ये भी ऐसे रोटेट करेगा। अब जैसे ही ये रोटेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है। अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं क्रॉस कर रहा है इसको, मैग्नेटिक प्लस जीरो है। जैसे इतना होगा कुछ फील्ड लाइन क्रॉस कर रही होंगी, जैसे इतना होगा, ऐसे हुआ तो मैक्सिमम फील्ड लाइन क्रॉस कर रही होंगी 90 डिग्री पाया तो। फिर ये कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, कम हो रहा है, जीरो हुआ, फिर से बढ़ रहा है। अब निगेटिव डायरेक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पहले मान लेता हूँ मैं एरिया वेक्टर ऐसे था, सही। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही थी, इधर जा रही है, 180 डिग्री बना रहा है। अब ये ऐसे रोटेट करेगा, 90 डिग्री हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, इन द डायरेक्शन आया कि नहीं आया। तो इसी वजह से एसी करंट जो होता है हाफ साइकिल में क्या करता है, रिवर्स पोलैरिटी और इधर हाफ में अपोजिट पोलैरिटी बनाता है। अपोजिट पोलैरिटी बनाने का रीजन यही है, क्योंकि इनिशियली में क्या होता है, एंगल हमारा इधर की तरफ होगा, दोनों के बीच में बी और ए के बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। अरे बी इधर जा रहा है ना, नॉर्थ से साउथ, तो बी उधर जा रहा है, एंगल अभी 180 डिग्री है, ऐसे घूमा 90 डिग्री हुआ, फिर से ऐसे घूमा तो सेम डायरेक्शन में गया 0 डिग्री। तो इसी वजह से अल्टरनेटिंग करंट जो होता है हमारा, हर हाफ साइकिल के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, क्योंकि वहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। एक बार बढ़ेगा ऐसे था, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर घट रहा है घट रहा है घट रहा है, फिर से बढ़ रहा है, फिर से घट रहा है, फिर से बढ़ रहा है, फिर से घट रहा है। अभी क्या है, जीरो है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम हुआ, फिर घट करके फिर से जीरो हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा। इस वजह से हमारा क्या होता है, इसका नाम इसीलिए रखा गया था अल्टरनेटिंग, एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा। तो अल्टरनेटिंग करंट यहाँ से हम लोगों ने नाम रखा था। एक एग्जाम में एसी जनरेटर पूछता है, ट्रांसफार्मर जनरेटर, ये दोनों की वर्किंग याद रखना लो पूरा अच्छे से, सबको लिखवाया गया है। कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर, आर्मेचर का मतलब हुआ कि ये जो रेक्टेंगुलर क्वाइल है जिसके ऊपर हमने ये वाइंडिंग की है वायर्स की, इसको बोलते हैं हम आर्मेचर क्वाइल। और इस पे कॉपर का इंसुलेटेड वाइंडिंग किया जाता है। इंसुलेटेड इसलिए किया जाता है ताकि एक
का फील्ड दूसरे को डिस्टर्ब ना कर पाए या करंट आपस में ना कंडक्ट हो पाए ये, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर पर हम इसको लेमिनेट करते हैं। जो ये आर्मेचर बनाया गया था ये किसका होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का। क्यों, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये क्या करेगा, परमिट करेगा अपने अंदर से, है ना। तो हमको मैक्स टू मैक्स फ्लक्स मिलने वाला है। फिर से फील्ड मैग्नेट्स, हम ये मैग्नेट यूज करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्योंकि मुझे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तभी मैं फ्लक्स वहां पे जनरेट करवा पाऊंगा। तीसरा चीज यूज करते हैं हम लोग स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग का मतलब ये है, सर्कुलर जो पार्ट है इसको स्लिप रिंग बुलाता है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि मान लो तुमने इस पर वायर को ही तो लपेटा है, सही है, और वायर यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है वायर, सही है ना, वायर यहाँ से निकला हुआ है। अगर ये रोटेट करेगा, सही, तो अब अगर कोई भी तार लियो हो, सपोज ये वायर है और ऐसे ही रोटेट कर रहा है, एक ही जगह पर रोटेट कर रहा है, तो ये टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। तो ये ब्रेक ना हो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक रिंग पे लगा देते हैं, सही है। अब देखो क्या किया जाएगा, यहाँ पे वायर को लाया मैं, वायर यहाँ से निकला, इस रिंग में अटैच कर दिया, रिंग लगा दिया गया। अब ये क्या होगा, ये रिंग रोटेट करेगा, अरे वायर ही है ना, वायर लाया और उसको रोटेट कर दिया, रिंग बना दिया हमने। अब जैसे जैसे आर्मेचर रोटेट कर रहा होगा ये रिंग रोटेट कर रहा होगा, अब ये टूटने का दिक्कत बच गया। अब लेकिन करंट कैसे कंडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम एक ब्रश लगा देते हैं। ब्रश जो होता है हमारा टच में रहता है ये, ताकि सर्किट को कंप्लीट कर दे। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रश हो गया। तो ये ऐसे अब ये सिर्फ क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा, कॉन्टैक्ट भी बना हुआ है और वायर टूटने का टेंशन भी नहीं है अब हमको। क्योंकि अगर सिंपल हम लोग वायर रख देते हैं ऐसे और वायर को ऐसे करके जोड़ दिया होता, तो ये घूमता रहता है, ये घूमता रहता है, ये घूमता रहता है, एक समय आता है ये टूट जाएगा वायर और सर्किट ब्रेक कर जाएगा हमारा। तो इसी वायर को ले जाकर के गोल गोल घुमा करके हम लोग क्या कर दिए, रिंग बना दिए और रिंग को ब्रश से लगा दिया। ब्रश भी हमारा कंडक्टिंग होता है, क्योंकि क्या करेगा, सर्किट को कंप्लीट करवाएगा, ये कांटेक्ट में रहेगा। आर्मेचर रोटेट करेगा तो ये तार ही है, ये पूरा वायर है, ये भी रोटेट करेगा हमारा, और ये कांटेक्ट बना रहेगा जिससे करंट हमारा कंडक्ट हो रहा होगा। बात समझ में आ गया, पूछा जाएगा ये कि स्लिप रिंग को क्यों यूज करते हैं, ब्रशेस को क्यों यूज करते हैं। और ब्रश को हम लोग क्या यूज करते हैं, कंडक्टर होता है, मेटल प्लेट यूज करेंगे या तो कार्बन रॉड्स होता है वो। जो ब्रश हम यूज करते हैं वो या तो मेटल प्लेट होगा या तो कार्बन रॉड होगा, क्योंकि तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। इंसुलेटर अगर लगा दोगे तो बालक ये सर्किट ब्रेक कर जाएगा हमारा, तो कंडक्टर यूज करते हैं हम लोग वहाँ पे। अब इसका थ्योरी और वर्किंग देखते हैं। थ्योरी और वर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसकी थ्योरी क्या है। सर हमको पता है कि कभी भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। अगर मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन, एरिया मान लेता हूँ मैं ए, मैग्नेटिक फील्ड को बी, और एक एंगल रोटेट किया होगा उसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स को एन माना गया, एरिया को ए माना गया बी, और किसी एक पर्टिकुलर टी टाइम पर इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मैंने थीटा माना है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पर। तो हमको पता है, सबसे पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स कितना होता है, बी डॉट ए, और नंबर ऑफ टर्न्स एन लिया गया तो क्या हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमको पता है ओमेगा, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर मैं देख रहा हूँ, तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इंटू टी लिखा जा सकता है। वी नो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट टी, इसीलिए इंस्टेंटेनियस भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। इसीलिए एसी में हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट और आरएमएस करंट इन दो अलग अलग की बात करते हैं, है ना। इंस्टेंटेनियस कहीं पर होगा और एवरेज करंट, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। इंस्टेंटेनियस इसमें आता है इसी वजह से। एट एनी इंस्टेंट टी मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, तो फाइव भी कितना हो जाएगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। सर हमको पता है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, तो ई इंड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू किसके रूल से, फैराडे लॉ के हिसाब से चलेंगे। ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। तो सर माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव बी का मतलब क्या है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। सर एन बी ए सारी की सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, बाहर चली आएंगी, और डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी कितना होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है, चेन रूल लगेगा यहाँ पे। तो माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ मैं, क्योंकि इसका एक माइनस आएगा, एन बी ए और ओमेगा भी लिख देता हूँ मैं, और क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। देखो ध्यान से,
कॉस ओमेगा टी का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, तो ये प्लस बना दिया, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा, चेन रूल बोलते हैं हम जिसको। अब यहाँ पे तुमने देखा कि सर ईएमएफ क्या आया हमारा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो सर और एक चीज हम लोग बचपन से एक बात याद रखते हैं कि किसी भी फंक्शन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, अगर ट्रिग्मेट्री आ गया है, तो उस पूरे इक्वेशन को कौन गवर्न करता है, वही गवर्न करेगा, और किसी का औकात नहीं है। एन बी ए ओमेगा सब धरे के धरे रह जाएंगे। अब इस फंक्शन को, अब इस पूरे के पूरे ईएमएफ को कौन गवर्न कर रहा होगा, साइन गवर्न कर रहा होगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कितना होता है 1 होता है। अगर मैं इन सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखता हूँ तो साइन ओमेगा टी जब मैक्सिमम होगा तो ये में भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो देयरफॉर ई मैक्स को जो हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्सिमम ईएमएफ है ई नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एन बी ए ओमेगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ देयरफॉर ई इज इक्वल टू किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ई जो होगा हो जाएगा, इस पूरे जगह ई नॉट लिख सकता हूँ मैं, साइन ओमेगा टी। यहीं से हमको पता चला कि एसी जो होता है वो साइनोसोडल बिहेवियर का होता है, और साइन का अगर ग्राफ तुमको पता हो तो कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है। हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल में नेगेटिव होता है। और ये हमने जब शुरू किया तभी हमने बोला था कि आधे साइकिल में बढ़ेगा, आधे साइकिल में घटेगा, और ये जस्टिफाई भी हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे साइन का फंक्शन आया। तुम कहोगे सर कल को कि सर साइन की जगह कॉस आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि कॉस भी साइनोसोडल बिहेवियर शो करता है। कॉस का भी ग्राफ क्या होता है, हाफ साइकिल में बढ़ता है, हाफ साइकिल में घटता है। आती है बात समझ में इतनी, हाफ साइकिल में बढ़ेगा और हाफ साइकिल में घटता है। तो अगर कल को ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी भी लिख करके आएगा तो ऐसा नहीं है कि रोना शुरू कर दो वहां पे, क्या रे सर साइन ओमेगा टी तो हम लोग पढ़े थे, कॉस कहाँ से आ गया। कॉस ओमेगा टी भी इक्वेशन सही है हमारा, साइन ओमेगा टी लिख के दे चाहे कॉस ओमेगा टी लिख के दे, दोनों ही इक्वेशन हमारा जस्टिफाइड है, दोनों ही इक्वेशन हमारे सही होते हैं। अब यहाँ पे करंट भी निकाल लेते हैं जरा। तो एक काम करता हूँ मैं, ये काम हो गया हमारा, ये सारा समझ में आ गया होगा ना। ये मैं ग्राफ बनाता हूँ ईएमएफ का। ईएमएफ क्योंकि हमारा साइनोसोडल बिहेवियर का है तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा कुछ। तो ईएमएफ का ग्राफ जो बनेगा सर वो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, बढ़ेगा ग्राफ, घटेगा ग्राफ, बढ़ेगा ग्राफ, ऐसे साइनोसोडल बिहेवियर आगे भी बढ़ेगा, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ। आती बात समझ में, ये ईएमएफ है, और वर्सेज ये क्या है टाइम। ईएमएफ वर्सेज टाइम ग्राफ ऐसा हमारा बनेगा क्योंकि साइन है, ये तो कांस्टेंट ही है ना, साइन गवर्न करेगा। ये हमारा ईएमएफ है ई। सर ईएमएफ अगर आया है और इस क्वायल में जितने भी वायर्स यूज किए गए हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने लगाया, उसका रेजिस्टेंस होगा, और एक एक्सटर्नल लोड लगाया है मैंने। ये लोड का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग सेव करते हैं, जो भी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको मैं किसी न किसी बैटरी में सेव करूंगा। ऐसा नहीं है कि पावर सप्लाई जब तुम्हारा वहां से बना तो तुरंत तुम्हारे यहाँ भेज दिया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, और जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो हमारे तक भेजी जाती है। तो सबसे पहले चीज ये पूछी जा सकती है एसी जनरेटर में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हमने रोटेट करवाया था उसको, और इट इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सबसे पहले ये बात हमेशा दिमाग में बिठा कर रखना, क्योंकि जहां कहीं भी रोटेशन अगर करा रहे होगे तुम, वो मैकेनिकल में आता है। मैकेनिकल एनर्जी होता है रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। रोटेट करा रहे हो मीन्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तुमने उसको दिया, तो रोटेशन हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। लॉसेज होते हैं, नो डाउट लॉसेज होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि 100% कोई एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इस वायर का भी तो अपना रेजिस्टेंस होगा, लॉस होगा। लेकिन हम लोग जब भी किसी थ्योरी को पढ़ते हैं तो लॉसेस को नेगलेक्ट करके ले चलते हैं, आइडियल केस मान करके चला जाता है। यहाँ तक ये बात समझ में आती है। करंट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो करंट कितना हो जाएगा सर, हमारा तो मेन मुद्दा क्या है, करंट से हमको मुद्दा है, ईएमएफ से हमें कोई लेना देना नहीं है। सर वी नो डेट करंट इज इक्वल टू ई बाई आर होता है। मैं मान लेता हूँ कि इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक्सटर्नल लोड का ही रेजिस्टेंस जो है, तो इसको मैं ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ। ई नॉट बाई आर को मैं आई नॉट लिख सकता हूँ, मैक्सिमम ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस आई नॉट हो जाएगा। तो करंट का ये इक्वेशन बनता है, या आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी भी बन सकता है, इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। यहाँ पर भी ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी भी बन सकता है, इसमें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस मत लेना लो। अब सर ग्राफ प्लॉट करते हैं, आई की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, कई बार जलील कर चुका हूँ, अगर अब भी गलती बता लो तो समझ जाना लो, अध्याय लिखा जाएगा आ जाइए आखिरी, है ना। टीका का लगा करके आइए तुम तो।
आई इक्वल्स आई नॉट का मतलब क्या हुआ, ई नॉट बाई आर किया कि नहीं। ये मैक्सिमम जो होता है इसी को बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, और इसकी वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी। बहुत मार मारूंगा, ई नॉट, ओमेगा एनवीए क्यों बोलो, ई नॉट बोलो ना। इस पर्टिकुलर एंगल पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है, और यहाँ क्या होगा, माइनस ई नॉट होगा। ठीक, तो ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, अपॉन में आर, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है रेजिस्टेंस। तो किसी भी नंबर में वन से बड़ी संख्या से डिवाइड किया गया तो नंबर छोटा हो जाता है कि नहीं, मतलब आई नॉट की वैल्यू क्या रहेगी, ई नॉट से छोटी रहेगी। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इससे नीचे बनेगा, और क्योंकि दोनों के दोनों सेम फेज एंगल में है, तो जहां पर वो मैक्सिमम होगा वहां पे करंट भी मैक्सिमम होगा, और जहां पे ईएमएफ मिनिमम होगा वहीं पे करंट भी मिनिमम होगा। इस चीज को याद रखना। ये हमारा किस चीज को बता रहा है, ई नॉट बाई आर, ठीक है ना। आई नहीं लिखे हुए, एक्सिस में ई लिया हूँ, ई नॉट बाई आर, जिसको हम लोग आई नॉट भी बोल देते हैं। और जहां पे इसका मिनिमम होगा ईएमएफ का, वहीं करंट का मिनिमम होगा, जहां करंट का मैक्सिमम होगा वहीं ईएमएफ का मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा टी यहाँ भी आ रहा है और ओमेगा टी यहाँ भी आ रहा है, किसी भी तरीके का फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों का फेज एंगल सेम है। तो जैसे जैसे ये चलने वाला होगा, जहां मैक्सिमम वहां पे इसका मैक्सिमम मिलेगा। तो ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये ग्राफ याद रखना है, क्योंकि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ से हम लोगों ने एक चीज देख लिया कि एसी को हमने जनरेट कर दिया। ठीक, तो अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो इसी में थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूं मैं कि अल्टरनेटिंग करंट अब यूज कैसे कैसे किया जाएगा या क्यों यूज करना पड़ता है हमको। डीसी में लिखवाया गया था डायरेक्ट करंट का मतलब अभी तक जितना भी पढ़ रहे थे उसमें करंट की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी, है ना। डीसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, करंट की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन एसी में हमने क्या देखा, अल्टरनेट हो रहा है कि नहीं, हर एक इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू बदल रही है कि नहीं बदल रही है। डीसी का अगर ग्राफ बनाया जाएगा, डीसी का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, डीसी ऐसा होगा, ठीक है। ईएमएफ बोलो वर्सेस टाइम बोलो, चाहे करंट वर्सेस टाइम बोलो, करंट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट चलता है, ये समय बढ़ता रहेगा, करंट की वैल्यू न बढ़ेगी ना घटेगी, इसलिए डायरेक्ट बोला गया है उसको कांस्टेंट करंट, स्टीडी करंट भी बोलते हैं हम लोग उसको। डायरेक्ट करंट की जगह पे स्टीडी करंट भी लिख करके आता है न्यूमेरिकल में। अगर कभी भी स्टीडी करंट लिख करके आया, समझ जाना कि वो डायरेक्ट करंट की बात कर रहा है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एसी में दिख रहा है तुमको कि अगर मैं टाइम को जीरो लेता हूं तो करंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। टाइम की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाइए, एक्सिस टाइम का है, टाइम को बढ़ाया मैंने तो इसकी वैल्यू बढ़ी, टाइम बढ़ाया मैंने इसकी वैल्यू मैक्सिमम हुई, टाइम बढ़ाया मैंने वैल्यू घट रही है ना। एक्स एक्सिस पे वाई पे जो वैल्यू होती है उसी को हम लोग फंक्शंस की वैल्यू बोलते हैं, ईएमएफ की वैल्यू। तो यहाँ पे दिख रहा है कि समय बढ़ाता जा रहा हूँ तो मेरी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है घट रही है, मीन्स चेंज हो रहा है। इसीलिए इसका नाम रखा गया था अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया। और एक कंप्लीट साइकिल जब तक ये करेगा इसी को बोलते हैं हम टाइम पीरियड, इसी को बोला जाता है टाइम पीरियड। एक कंप्लीट साइकिल जब ये करेगा वो जितना समय लेता है उसी को टाइम पीरियड बोला गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो तीन टर्मिनोलॉजीज आती हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन वन सेकेंड, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कर रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वन अपॉन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में लगने वाला समय। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में कितने फ्रीक्वेंसी कितना रिवॉल्यूशंस हुआ है, पर यूनिट सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस हुए हैं। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम लिखते हैं 2 पाई बाई टी। कैसे, देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है ना। ओमेगा की वैल्यू क्या पढ़े हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो कंप्लीट टाइम पीरियड में कितना डिग्री चलता है, 360 डिग्री। कंप्लीट टाइम में एक टी टाइम पीरियड में 360 डिग्री चलता है वो। तो 2 पाई बाई क्या कर देंगे, एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई, 360 डिग्री, 2 पाई बोला जाता है। और टी की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल टी, टाइम पीरियड। और 1/t को मैं क्या बोलता हूँ, फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ। तो ये एक फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले को याद रखना, कई जगह पे यूज किया जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ, ये बोलते हैं हम लोग। अब डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, इसके बीच में अंतर क्या है। एसी को तुम कहीं भी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ट्रांसफर कर देते हैं और इसमें ज़्यादा एनर्जी का लॉस नहीं होता है। लेकिन डीसी ऐसा नहीं है कि तुम घर पे दो मकान है तुम्हारे पास
5 किलोमीटर की दूरी पर, और एक घर में इन्वर्टर लगाए और दूसरे में तार खींच करके ले गए, ना यहाँ चलेगा ना वहाँ चलेगा, सारा का सारा पावर कहाँ कंज्यूम हो जाएगा, वायर में कंज्यूम हो जाएगा। तो डीसी में हम पावर को एक जगह से दूसरे जगह तक लॉन्ग डिस्टेंस तक हम उसको नहीं लेके जा पाते हैं। लेकिन एसी में तुम्हारे घर के बगल में पावर स्टेशन नहीं है, तुम्हारे घर के बगल में प्रोडक्शन नहीं होता है, एनटीपीसी प्रोड्यूस करता है, नोएडा में हो गया चाहे उधर हरिद्वार में हो गया, वहां से यहाँ तक आती है इलेक्ट्रिसिटी, तो उतने दूर तक आया ना ये, तो एनर्जी का लॉस कम होता है इसके अंदर, होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, एनर्जी का लॉस कंपेयर टू डीसी कम होता है। दूसरी चीज, फ्रीक्वेंसी जो होती है, डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, डायरेक्ट करंट की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। क्यों? फ्रीक्वेंसी कब आता है? जब चेंज हो रहा होगा कहीं पर। अरे एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस किए, कितने रिवोल्यूशंस किए, भाई जो चीज कांस्टेंट है वो रिवोल्यूशन कर ही नहीं रहा है। तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी याद रखना, डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है सर, वो कितना होता है? 0 होता है। और एसी की फ्रीक्वेंसी तो हमने अभी भी पढ़ा, ठीक। डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी 0 होता है, क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू में, एमसीक्यू पूछा गया स्टीडी करंट लिख के आएगा या डायरेक्ट करंट लिख के आएगा, दोनों का बात एक ही है, ठीक। फ्रीक्वेंसी 0 होगा। और एसी का फ्रीक्वेंसी होता है, इंडिया में हम 50 हर्ट्ज यूज करते हैं और यूएसए में 60 हर्ट्ज यूज किया जाता है, ठीक। अपने यहाँ पे लगभग जितने भी अपने पास की कंट्रीज है वहाँ पे 50 हर्ट्ज यूज होता है। फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, फॉरवर्ड चलता है, बैकवर्ड चलता है ना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा होगा हाफ में प्लस हाफ में माइनस। लेकिन डीसी में ऐसा कुछ नहीं है, डीसी में क्या होता है, स्टीडी चलता रहता है, कांस्टेंट फ्लो होता रहता है करंट का। और ये बात हो गई। अब एडवांटेजेस क्या क्या है, एसी को यूज करना ही क्यों है हमको? सबसे पहली चीज, चीपर, सस्ता होता है ये, है ना। इनिशियल कॉस्ट भी इसका सस्ता होता है, जैसे अगर तुम इन्वर्टर और बैटरी लगाने जाते हो तो 35,000 40,000 रुपये से कम नहीं लगेगा तुम्हारा इनिशियली कॉस्ट। लेकिन अगर बिजली का कनेक्शन लेने जाते हो, बिजली विभाग के पास जाओगे, कहोगे सर मेरे यहाँ एक मीटर लगाइए, सब लगाइए, हार्डली 4 से 5 हज़ार रुपये में हो जाता है वो, और मंथली बिल भी कम आता है। और ऐसा नहीं है कि हर साल तार उतरवाना पड़ता है, हर साल नया मीटर लगवाना पड़ता है। लेकिन इन्वर्टर और बैटरी में हर साल या 3 साल बाद 4 साल बाद डिपेंडिंग अपॉन यूज हमें बदलना पड़ता है उसको। तो कॉस्ट जो होता है वो डीसी में ज़्यादा आता है, एसी में कॉस्ट कम होता है। और हम लोग, ठीक है ना, हम लोग बीइंग एन इंडियन या बीइंग फिजिसिस्ट या इंजीनियर्स, क्या काम करते हैं लोग, जहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग हो जाए, जितना जहाँ जो जिस भी प्रोसेस में कॉस्ट इफेक्टिव होता है उसी को चूज किया जाता है ना। जहाँ पे अगर मान लो कोई सामान लेकर के आए तुम, वो 25,000 का है, और सेम काम एक और सामान कर रहा है जो कि 2500 का है, तो मैं 2500 वाला ही लेकर के आऊंगा। तो जब भी कोई किसी भी चीज़ को डिजाइन किया जाता है तो कॉस्ट इफेक्टिव सबसे पहला फैक्टर जो देखा जाता है वो कॉस्ट देखा जाता है हायर क्लास में। इस चीज़ को याद रखना है, जितने लोग भी जाओगे बीटेक वगैरह करने, वहाँ याद रखना है जो भी चीज़ें डिजाइन की जाती हैं, जिस भी चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, सबसे पहला दिमाग में रहता है कॉस्ट। कॉस्ट कम से कम होना चाहिए उसका, कम से कम लागत लगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले आपको। तो पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ कि एसी को तुम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट कर सकते हो, सबसे बढ़िया एडवांटेज है ये। तीसरा क्या बताया गया था, एसी को मैं डीसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ रेक्टिफायर से, ठीक है ना। एसी को डीसी में कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर में पढ़ाया जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाया गया था। और दूसरा चीज़ है कि एसी को मैं बढ़ा भी सकता हूँ करंट को और घटा भी सकता हूँ ट्रांसफार्मर्स की हेल्प से। ट्रांसफार्मर नाम इसीलिए रखा गया, ट्रांसफॉर्म करता है वो, बदलता है करंट के वैल्यू को, बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तुम्हारे घर में के आसपास में जब भी तार आया होगा नया नया बिजली का, तो वोल्टेज नहीं आता होगा, बहुत डिम डिम लाइट जलता होगा, लेकिन उसके बाद ट्रांसफार्मर लगाया गया, उसके बाद से लाइट सही आती है। ट्रांसफार्मर क्या करता था, क्या किया ट्रांसफार्मर ने, जो लो वोल्टेज था उसको हाई वोल्टेज कर दिया। और कहीं कहीं पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आता है तो उसको लो करता है वो। आती बात समझ में? तो ट्रांसफार्मर का नाम ही इसलिए रखा गया था, ट्रांसफॉर्म करता है ये, एसी को, एसी की वैल्यू को चेंज करता है, एसी को डीसी में नहीं बदलता है, एसी की वैल्यू को मैक्सिमम टू मिनिमम करता है या मिनिमम टू मैक्सिमम करता है, छोटे से बड़ा करेगा, बड़े से छोटा करेगा। अब यहाँ पे लिखा गया वाई कांट, एक क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में, वाई कांट एसी बी स्टोर्ड इन बैटरीज इंस्टेड ऑफ डीसी। एसी को क्यों नहीं मैं बैटरी में स्टोर कर सकता हूँ? तुम कहोगे नहीं सर हम तो एसी को स्टोर करते हैं। इन्वर्टर इन्वर्टर जो होता है बाबू, वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। बैटरी जितनी भी हैं, चाहे वो तुम्हारी मोबाइल की बैटरी हो, चाहे वो इन्वर्टर की बैटरी हो, वो सारे के सारे डायरेक्ट करंट को स्टोर करते हैं, एसी को स्टोर नहीं करते हैं। वरना अगर ऐसा होता तो किसी भी पावर कंज्यूमिंग डिवाइस जितनी भी हैं उसमें एडेप्टर नहीं देता वो तुमको,
सीधा 2 तार निकाल के देता, लगाओ, इधर घुसड़ो मोबाइल में, चालू करो। कभी जीवन में चार्ज नहीं कर पाओगे तुम लोग। एडेप्टर देने का मतलब जितने भी डिवाइसेज होते हैं उसमें एडेप्टर दिया गया होता है। एडेप्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि बैटरीज हमारी डीसी को ही स्टोर करती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एसी क्या करता है, पोलैरिटी चेंज करता है अपना। एसी बार बार पोलैरिटी चेंज करता है, तो चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा। बात समझ आ रही है ना? क्योंकि आधे साइकिल में चार्ज किया, आधे साइकिल में क्या कर देगा, उसको डिस्चार्ज कर देगा। इस वजह से एसी हम लोग स्टोर नहीं कर पाते हैं। डीसी में क्या है, कॉन्स्टेंटली चला जा रहा है, कॉन्स्टेंटली चला जा रहा है। जैसे मान लो एक बाल्टी रखा हुआ है तुमने, और उसमें टैप खोला हुआ है, और नीचे भी एक टैप है, उसमें छेद है मान लेते हैं। एक तरफ से पानी जा रहा है, एक तरफ से पानी निकल रहा है, तो कभी स्टोर हो पाएगा क्या वाटर? कभी नहीं स्टोर कर सकते हैं। और अगर स्टोर करना है तो भले धीरे धीरे ही आ रहा हो, कॉन्स्टेंटली टैप को खोल कर रखो, नीचे से लीकेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये निगेटिव क्या बताता है, लीकेज हो रहा है एक तरीके से। जितना पॉजिटिव का वो क्या करेगा, स्टोर कराएगा, उतना निगेटिव क्या करेगा, कंज्यूम करा देगा उसको। इस वजह से हम एसी को यूज नहीं कर पाते हैं। हाफ साइकिल में सेव होगा, हाफ साइकिल में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको क्या पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट अब स्टार्ट किया जाएगा।